नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सर हम फेक बाबाओं से कैसे बचें। इस सवाल में दो चीज़ें हैं। एक तो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, तो ऑब्वियसली या तो किसी किताब से आएगा या किसी आदमी से। और दूसरा एस्पेक्ट है, आपको इसका भी एहसास होना शुरू हो गया है कि लोग धोखा देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी बातें बताते हैं कि वो कहीं हेल्प नहीं करता। करीब 20-25 साल पहले मैं 4-5 गुरुओं के पास गया था 2-3 साल के पीरियड में, और इसमें से किसी को भी मैं फेक गुरु नहीं कहूँगा, लेकिन ये सब के सब ऐसे थे जैसे कि हम जाते हैं उनके पास अपनी प्यास लेकर, अपना कन्फ्यूजन लेकर, तो खाली एक फीलिंग आती थी कि हाँ, सामने वाला बड़ा समझदार है। लेकिन मैं खुद जब अपने घर पहुंचता था, मेरी प्रॉब्लम्स एज इट इज़ वहीं थी। खैर उस समय तो मैं इतना समझदार था भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कराने जाता था। तो मैं 4-5 पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए आपके लिए ख़ास तौर से, जिसको आप कह सकते हैं साइंस ऑफ फेक गुरु। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप देख सकते हैं एक जेन्युइन पर्सन में जो आपको हेल्प करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहला जो साइन है उसको मैंने नाम दिया है VA क्लेम्स। VA क्लेम्स, वेग एंड एम्बिगुअस क्लेम्स। जो फेक लोग होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े ग्रैंडियोस और बहुत ही एम्बिशियस स्टेटमेंट्स बोलते हैं। मेरे एक क्लासमेट है, अभी उसने रिसेंटली एक गुरु का बिजनेस चालू किया है। अब हम लोग का कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अब वो पूरी दुनिया को बदलने चल रहा है। और कैसे? परिवर्तन से। कुछ कॉस्मिक लेवल पे वो चेंज करेगा और उससे पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं ग्रैंडियोस एंड एम्बिशियस स्टेटमेंट्स। और ऐसी बातों में अंदर से मोटिवेशन तो बहुत आता है, मुझे भी आता था। मुझे याद है जब कल्कि आश्रम में मैं था तो बताते थे, एक ख़ास डेट थी, कोई 31 दिसंबर या कोई ऐसा डेट था। वो कहते थे उस टाइम पर, उस दिन पूरा ब्रह्मांड बदल जाएगा, सतयुग आ जाएगा। और हम सब लोगों को लगता था आ गया, क्योंकि जब उनके आश्रम में जाते थे हम, एक अलग ही माहौल होता था, भजन का माहौल। गुरुजी एकदम शालीन तरीके से बैठे हैं, सब उनके सामने नाच रहे हैं। तो हमको लगता था कि हाँ आ गया, वो स्पेशल डे आ गया। लेकिन अब मैं देखता हूँ, जब कृष्णमूर्ति और रमन के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, कि उनकी बातों में कुछ था नहीं, उसमें कोई क्लियर मीनिंग नहीं था। ये जो फेक लोग होते हैं ना, ये लोग ढेर सारा जार्गन्स यूज़ करते हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर, बज़ वर्ड्स को ये बहुत यूज़ करते हैं अपनी आपको मार्केट करने के लिए। और ऐसे लोगों से जब मिलने के बाद आप खाली एक फील गुड लेकर आएंगे, आपको क्या करना चाहिए, कोई एक्शनेबल एडवाइस नहीं मिलता। मुझे याद है हम लोगों को एक सेशन में चक्र ध्यान सिखाया गया था। 7 चक्रों पे कैसे ध्यान किया जाता है, उनके मूल मंत्र बताए गए थे। हमको प्रिंटेड कार्ड्स दिए गए थे, उनमें उन चक्रों की फ़ोटो थी और मंत्र था, और हमें उनको जप करना था। और सपोजिटली 1 आध साल में वो चक्र डेवलप हो जाएंगे। डेवलप होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं पता। उसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, कुछ नहीं पता। बट उस समय मैं भी बहुत भोला था। लेकिन अब समझ में आता है, जब हम इन वीडियोज़ के थ्रू आपसे कनेक्ट करते हैं, तो जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, जब मैं आपको शेयर करता हूँ, तो वो सब एक्चुअल चेंजेस देखने के बाद कर पा रहा हूँ मैं। मेरा बेटा चाहे मुझसे बात करे, चाहे एक एम्प्लॉय मुझसे बात करे, कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए आदमी वो अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है। लेकिन ये वही बता पाएगा जिसने एक्चुअली अपने ऊपर काम किया है। खैर, तो ये पहला पॉइंट है, वेग एंड एम्बिशियस क्लेम्स। दूसरे पॉइंट का मैंने नाम रखा है द साइंस ऑफ फेक पीपल, फेक बाबाज। PQ सक्सेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें भी मैं फंस चुका हूँ। प्रॉमिसिंग क्विक एंड ईजी सक्सेस। टोटल 3 सेशंस मैंने अटेंड किए थे, वो कल्कि भगवान, सो कॉल्ड कल्कि भगवान के यहाँ। पहला 2 दिन का था, उसका नाम था वर यज्ञ। उसमें उन्होंने मुझे, हम लोगों को सभी को बताया, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, कि आपकी एक कोई वर होगी, वो पूरी हो जाएगी। वो कभी नहीं हुई। दूसरा सेशन था मुक्ति यज्ञ, जिसमें कि हम लोगों को एक्चुअली एनलाइटेंड होने वाले थे 15 दिन के शिविर के बाद, वो भी नहीं हुआ।
और उसके बाद जब मैं वापस घर आया तो मेरी फैमिली के साथ मेरा रिलेशनशिप और ख़राब हो गया, मेरे पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मैं पूरा दिन खाली उन्हीं की बताई हुई बातें सोचना, वो प्रैक्टिसेस करना। मुझे सोचना नहीं आता था, मैंने पढ़ना भी बंद कर दिया था। इनफैक्ट उससे पहले मेरी बुक्स में इंटरेस्ट थी, लेकिन उस आदमी के साथ कनेक्ट होने के बाद वो भी ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसने हमको दिया प्रॉमिसिंग क्विक एंड ईजी सक्सेस। मैं उसने प्रॉमिस कर दिया था कि तुम्हें फटाफट सक्सेस मिल जाएगी, बस तुम सेलेक्ट हो चुके हो, तुम वो सिलेक्टेड स्टूडेंट हो, डिसाइपल हो तुम। अब 4 चीज़ें हैं जो हर आदमी चाहता है। हर आदमी को चाहिए सक्सेस, वेल्थ, एनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस। और इसके रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े और बहुत लंबे हैं इन चारों के, लेकिन अगर कोई हमको शॉर्टकट बता दे, प्रॉमिस कर दे, तो हम वही चाहते हैं। और ये लोग उसी को यूज़ करते हैं हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब छोटी सी चीज़ देखिए, अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं, म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट, या किसी भी फील्ड में आप कुछ मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए और परसिस्टेंस चाहिए। और ये वो बोलेंगे नहीं साफ साफ, क्योंकि अगर कोई आदमी आपसे कह दे कि आपकी ग्रोथ 10 साल में होगी या 50 साल में होगी, तो आप उसके साथ क्यों रहोगे? इतने साल तक कोई किसी के साथ रह सकता है? तो ये उनका दूसरा ट्रिक है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ना फंसे उसमें। तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको मैं कहता हूँ लाइफस्टाइल इनकंसिस्टेंसी। एक हमारे फ्रेंड जैसे ही थे, वो भी स्पिरिचुअल टीचर का ही काम करते थे, आजकल नहीं कर रहे हैं या शायद कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, मैं काफ़ी दिन से उनसे मिला नहीं। जब मैं उनसे मिला था पहली बार तो उन्होंने मुझसे कहा तुम मेरे अर्जुन हो और मैं तुम्हारा कृष्ण हूँ। और बाद में मुझे पता चला वो जिनसे भी मिलते थे उन सबको यही कहते थे। चलो ठीक है। एक दिन वो मेरे साथ कहीं किसी के घर पे रुके हुए थे, और वो आदमी जिसके घर पे रुके थे वो बड़ा शातिर, बहुत ही समझदार आदमी। उसकी उम्र भी काफ़ी थी, ऑलमोस्ट 50-55 साल की तो उम्र थी, और उस समय मेरी उम्र थी करीब 25 साल मुश्किल से। और उसने मुझे पॉइंट आउट किया कि ये जो तुम्हारे सो कॉल्ड गुरुजी हैं, ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा तुम्हें पता है ये भाई साहब एक बूढ़े आदमी के साथ रूम शेयर कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, वो भी इन्हीं के शिष्य हैं, मतलब बूढ़ा आदमी इनका शिष्य था। और बोलते हैं बूढ़े आदमी से अपने कपड़े धुलवा रहे हैं। इसके पहले मैंने कभी नोटिस नहीं किया इस बात को, और मैंने कभी उनकी पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश नहीं की, बट ये आदमी उनको बहुत बड़ा फंड देने वाला था, डोनेशन देने वाला था, इसलिए वो चेक कर रहा था। तो उसने मुझे पहली बार पॉइंट आउट किया कि इस आदमी की लाइफस्टाइल में कंसिस्टेंसी नहीं है, ये जो बोलता है और जो करता है उसमें डिफरेंस है। फिर मैंने भी 2-3 महीने के लिए उनके साथ एक डिटेक्टिव की तरह रोल प्ले किया। फिर मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी उनकी पर्सनल लाइफ में, ढेर सारे झूठ, ढेर सारे बहाने। फिर क्या था, मैं फ्री हो गया। तो ये भी चेक करने की कोशिश करिए लाइफस्टाइल कंसिस्टेंसीज। उसमें होता ये है कि ये लोग प्रमोट करते हैं कुछ और, साधना, तपस्या, कंजूसी से रहना, वेस्टेज नहीं करना, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ लग्जरी की होगी। ये सब हम ओशो की लाइफ में भी देखते हैं। लेकिन जब तक मैं उनके साथ में मिसमराइज्ड था, उनके किताबों को जब पढ़ता था मैं पागल था उनके लिए, मुझे लगता था कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अभी हम बीडीएम में पढ़ते हैं ना कि जब भी आपके पास कोई थियरी है कि ये आदमी अच्छा है या ये आदमी ख़राब है, तो हमारा माइंड क्या करता है, उसी के लिए प्रूफ खोजता है। मतलब जो चीज़ हम विश्वास करते हैं हम उसी के प्रूफ खोजते हैं। अब मैं ओशो को पसंद करता हूँ और मैं मानता हूँ कि ओशो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही जेन्युइन गुरु थे। तो जहाँ कहीं पर भी मैं उनके बारे में कुछ पढ़ूंगा जो अच्छी चीज़ होगी, वो मुझे और कन्विंस करेगी, देखा अच्छे आदमी थे। और वहीं अगर कोई ऐसी बात निकल के आएगी जो इससे तालमेल नहीं खाएगी, कोई ऐसी बात जो ये बताए कि ये जेन्युइन आदमी नहीं है, तो मेरा माइंड उसको डिस्काउंट कर देगा। ये एक प्रॉपर बायस है, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक तरीका ये है कि आपकी थियोरी को आप लेके चलो और उसके अगेंस्ट में प्रूफ खोजो। तो ओशो बहुत अच्छे वक्ता थे, लेकिन वो एनलाइटेंड थे मुझे पता नहीं। एक पॉइंट तक उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, लेकिन मेडिटेशन का फ्लेवर मुझे उनसे नहीं मिला। तो मैं उनको रमण की श्रेणी में नहीं रखूँगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि फेक हैं, बट वो जेन्युइन भी नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल कंसिस्टेंसी थी। अब ये बात उनके फॉलोअर्स को नहीं अच्छी लगेगी, बट मैं कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में। लेकिन आप इस चीज़ को यूज़ करिए अपने फ्यूचर के गुरुज़ के लिए। ये जो मेरा दोस्त है, मैं बार बार उसको दोस्त बोल रहा हूँ, मेरा क्लासमेट था,
अब उसकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस आना शुरू हो गया। जब हम साथ में पढ़ते थे बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन अब ऐसी एक स्टाइल आ गई उसकी लाइफ में जिसको मैं कहता हूँ सेलिब्रिटी स्टाइल। सेलिब्रिटीज़ की तो मजबूरी है कि उनको एक महंगी कार में चलना है, अजीब व गरीब कपड़े पहनने हैं, महंगे महंगे चश्मे और जूते पहनने हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल आदमी के लिए ये सब मस्ट नहीं है। इसलिए देखिए ध्यान से, उस आदमी की केवल बातचीत नहीं, उसके तौर तरीकों को देखिए। प्रशांत भाई कहते हैं कि किसी आदमी को तुम पसंद नहीं करते हो, किसी गुरु को, तो उस कचरे को हटा दो, खाली उस आदमी की सच्चाई, उस आदमी की बातें पकड़ो। लेकिन यही तो ट्रिक है दोस्त, कि जहाँ इनकंसिस्टेंसी है वहाँ पर वो टीचिंग्स आपको परवर्ट कर देंगी, क्योंकि शब्द आपको ट्रांसफॉर्म नहीं करते, क्लैरिटी ट्रांसफॉर्म करती है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्लूसिविटी। अब ये बहुत कॉमन है ये चीज़। ये लोग जो फेक होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैं फ़लाँ फ़लाँ गुरुजी के लीनियज से हूँ और मैं ही हूँ। वो क्लेम करते हैं कि मेरे पास है एक्सक्लूसिव एक्सेस टू दिस नॉलेज, वो खाली हमारे पास ही है। और फिर क्या होगा, आप उसी आदमी के पास बार बार जाएंगे इनसाइट्स के लिए और डायरेक्शंस के लिए। ये मेरे साथ बहुत सालों तक हुआ और मुझे कभी इसके बारे में आभास भी नहीं होता था। जब भी मैं किसी बात के लिए परेशान होता था, उन गुरुजी के पास जाता था, कोशिश करता था कि उनके पास जाऊं, उनसे सवाल पूछूं और मुझे जवाब दें। इसका अंदाज़ा ही नहीं पड़ा कि वो आदमी ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ। एम्फेसाइजिंग एक्सक्लूसिविटी, कि मैं बहुत एक्सक्लूसिव आदमी हूँ। उसने अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार बता दिया, कल्कि बता दिया, और बहुत से लोग करते हैं इस चीज़ को। और इसी से नेक्स्ट साइन आता है इन लोगों का, क्रिएटिंग डिपेंडेंसी। जो फेक गुरुज होते हैं वो ऐसी हरकत करते हैं, ऐसी बातचीत करते हैं कि उनके फॉलोअर्स साइकोलॉजिकली और इमोशनली उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। बहुत से लोग मुझसे रोज़ बात करना चाहते हैं, मैं जानबूझ के उनसे बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उनके पास भी वही माइंड है जो मेरे पास है। उनके पास भी डिवाइन फ्रैगमेंट है, उनके पास भी सत्वगुण है, रजोगुण है। अभी रिसेंटली हमारी एक फ्रेंड है, वो ज़ेनोगा एडवांस काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रही हैं, तो बोलती है सर आप हमारे आई सेंटर हैं, इंटेलिजेंस है। तो मैं उनसे कह रहा था कि नहीं, आपके पास भी इंटेलिजेंस है। मैं चाहता हूँ हर बंदा इंडिपेंडेंट हो, खुद को जाने। और ये लोग जो फेक होते हैं वो ये कभी नहीं चाहते कि आप इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि वो जानबूझ के डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। वो गिनते हैं कितने फॉलोअर्स हैं इनके पास। और नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत ही आसान है। इन लोगों से जब आप मिलेंगे तो ये लोग फियर टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। अभी रिसेंटली एक मेरे बहुत ही नए स्टूडेंट हैं ज़ेनोगा के ही, उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस चलता है कनाडा में। तो उनके एक फैमिली गुरु हैं जो उनसे कह रहे थे कि हमारे यहाँ से एक कोई बंदा जाएगा तुम्हारे कनाडा के, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारी फैक्ट्री में, और काम करेगा और उसको ये सैलरी देना। और वो आदमी इतना डिजर्व नहीं करता था सैलरी। तो खैर उन्होंने संकोचवश गुरुजी के कहने से उसको रख लिया जॉब पे। और जब उसने कायदे से काम नहीं किया तो उसको थोड़ा सा समझाया कि ठीक से काम करो। और फिर उस आदमी ने जाके शिकायत कर दी गुरुजी से। गुरुजी ने इनको डांटा, उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर तुम इसको डांटोगे तो हम तुमको अपने गुरुडम से, अपनी शिष्यता से हटा देंगे। और बेचारे बहुत परेशान थे वो। मेरे लिए तो एक शॉकिंग चीज़ थी, बट इससे सच्चाई पता चलती है कि ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं उसमें भी लोग फियर टैक्टिक यूज़ करते हैं अपने साथ बांधे रखने के लिए। तो देखिए आप कैसा फील करते हैं अपने सो कॉल्ड गुरुजी के पास, डरे हुए या क्लियर। नेक्स्ट तो बहुत ही आसान है आइडेंटिफाई करना, बहुत आसान। उसको मैं कहता हूँ शोमैनशिप। संजय लीला बंसाली की फिल्म, या कौन है मिस्टर जौहर, करण जौहर की फिल्म, एक बड़ा सा शो। मुझे याद है ओशो की बायोग्राफी में लिखा हुआ था, मर्सिडीज कार खरीदी और इंडिया में लोग मुझे जान गए। और मैंने यूएस में जाकर के रोल्स रॉयस खरीदी ढेर सारी, ताकि पूरी दुनिया में लोग मुझे जान जाएं। वो महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दिमाग लगता है ना। अरे आप एक शर्ट खरीदने जाओ मार्केट में। अभी रिसेंटली एक बच्चा मुझसे मिला था तो बोलता है सर आपको ये जूता पहनना चाहिए, ये ब्रांड का और ये वाला मॉडल। मैंने सर्च कर लिया, तब से मुझे उसी का ऐड आ रहे हैं, सब जगह पे एड्स आ रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उस पर आप अपना माइंड स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, पैसा स्पेंड करते हैं। इन लोगों की बहुत ही डीप डिज़ायर होती है। ये असल में गुरुज थे नहीं, बट थोड़ी बहुत बातचीत करना आ गया, कहानी सुनाने आ गया, थोड़ी समझ आ गई लाइफ की,
तो वो रास्ता था अमीर बनने का और दिखने का। छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चों की ये इच्छा होती है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर कार हो, BMW हो, ऑडी हो। और अगर आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं और आप भी वही चीज़ें चाहते हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। 2 पॉइंट्स और हैं, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। एक, अग्रेसिव मार्केटिंग। जो लोग भी जेन्युइन नहीं हैं उनकी टीचिंग्स को घर घर में पहुंचाने के लिए वो करते हैं अग्रेसिव मार्केटिंग। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बिजनेस मार्केटिंग का ही है। यूट्यूब में चाहे स्पिरिचुअल चीज़ें बिकें या बिजनेस की चीज़ें, उसके लिए आपको ढेर सारी प्रॉमिसेस थ्रू एड्स चलानी होंगी और उसमें फिर आप फिशिंग करते हैं लोगों की, जो लोग फंसने वाले हैं वो फंस जाएंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे बुरी बात ये थी जब मैं फंसा था इन लोगों के चक्कर में, कि मेरे ऑलमोस्ट 5 साल वेस्ट हो गए। नहीं 5 नहीं, ऑलमोस्ट 8 साल वेस्ट हुए। और उस 8 साल में अगर मैंने वो टाइम और वो पैसा खर्च किया होता बुक्स पे, जो मैंने बाद में किया, तो मैंने लाइफ को किसी और डायरेक्शन में ले गया होता। ठीक है, वो मैंने कहा ना, ज्ञान के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो बहुत से लोग न चाहते हुए भी आपको हेल्प कर जाते हैं। और लास्ट में भैया, धीरेन्द्र महाराज जैसे लोगों से तो बहुत ज़्यादा बच के रहिए, जो आपको चमत्कार प्रॉमिस करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का चमत्कार के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो आपकी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए कोई भी ट्रिक बताते हैं तो उनसे तो बहुत दूर रहिए। और मैंने तो एक और रूल बना रखा है, भीड़ से दूर रहिए, क्योंकि जहाँ भीड़ है वहाँ भेड़ है, वहाँ खाली फॉलोअर्स हैं, बच के रहिए। ये ब्रेन इतना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है कि आपको ना जो भी ज्ञान चाहिए, जो भी एक्सपीरियंस चाहिए, आपको यहीं मिल सकता है, घर बैठे मिल सकता है। बट यू हैव टू रियली वांट इट। अगर आप नकली खोजेंगे तो नकली गुरु मिलेंगे आपको। स्पिरिचुअलिटी डिजायर्स की पूर्ति है ही नहीं। अभी रिसेंटली एक नया लड़का आया है और वो बताता है ईजिएस्ट वे टू अवेकन योर कुंडलिनी। मूलाधार को कैसे अवेकन करें, भगवान से, देवी देवताओं से कैसे कनेक्ट करें। और बहुत बारी बड़े शातिर होते हैं बच्चे, यंगर जनरेशन की जो स्पिरिचुअल गुरु बनने की कोशिश कर रही है, बहुत सटल तरीके से आपको प्रॉमिसेस देंगे और ट्रेडिशनल भगवानों के नाम लेंगे। तो चमत्कार, क्विक सॉल्यूशंस, लोगों की लाइफ में इनकंसिस्टेंसीज, एक्सक्लूसिविटी, डिपेंडेंसी, फियर टैक्टिक्स और फालतू के बड़े बड़े क्लेम्स, इनसे बचिए। ये सब ढोंगी लोग हैं। जो रियल नॉलेज आता है ना, चाहे आप किसी जेन्युइन गुरु के पास हों, फिर भी टाइम लगता है। बुद्ध के साथ जो लोग थे 10 साल तक थे, और बुद्ध कभी प्रॉमिस नहीं करते थे कि तुम आओ और 1 साल में इनलाइटेंड हो जाओ, कभी नहीं करते थे वो। सो बचिए किसी का शिष्य बनने से जो आपका नाम बदलने की कोशिश करे। ये भी मेरी बड़ी प्रॉब्लम थी। ओशो जब अपने शिष्यों की नाम बदल देते थे, कपड़े बदल देते थे, उसके पीछे मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। अब पहले बड़ा अच्छा लगता था, पहले मुझे भी लगता था काश मैं भी ऐसे उनका फॉलोअर बन जाऊं, माला पहन लूं। मैं तो MBBS में धोती और कुर्ता पहन के कॉलेज जाया करता था, क्योंकि मैं गुरुजी का शिष्य हूँ। बट दीज वर ओनली ट्रिक्स दैट वाज प्लेड बाय अ पर्सन जिसको मुझे यूज़ करना था। ये वॉलंटियरशिप का बड़ा हुआ है आजकल कि मुझे एक मीनिंगफुल काम चाहिए तो मैं गुरुजी के साथ वॉलंटियरशिप कर दूँ। उस टाइम पर आप अपने ऊपर काम करिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि जेन्युइन टीचर्स को, जेन्युइन गुरुज को आप कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं उस वीडियो को बनाऊंगा। और जो क्लासेस हम देते हैं आपको, जो कोर्सेज हम पढ़ाते हैं, वो आपको एनलाइटन नहीं कर सकता। जिनों का बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स आपको एनलाइटन नहीं कर सकता। ठीक ऐसे जैसे आपको MBBS की डिग्री डॉक्टर नहीं बना सकती। वो एक बेस तैयार करती है, पहले थियरी की और उसके बाद प्रैक्टिसेस की, और फिर आप जाते हैं मार्केट में, पेशेंट्स देखते हैं किसी ट्रेंड टीचर के साथ, ट्रेंड डॉक्टर के साथ। कुछ साल के लिए आप हाउस जॉब करते हैं, रेजिडेंसी करते हैं, फिर आपको काफ़ी बीमारियां समझ में आ जाती हैं और आपको ये भी समझ में आ जाता है कि किस तरह की बीमारियां आप नहीं टच कर सकते। तब जाके आपको लगता है कि हाँ, मैं बेसिक डॉक्टर हूँ, बेसिक डॉक्टर। तो ठीक यही चीज़ इन कोर्सेज़ के साथ भी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये कोर्सेज़ हैं, ये गुरु और शिष्य का मामला नहीं है। मैं आपका कोई गुरु नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे कभी भी गुरु मत बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ला है, जिसने ज़ुनुका को स्टडी किया और उसके बाद और भी स्क्रिप्चर्स को पढ़ा। उसकी वजह से मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उसका एक स्ट्रक्चर बना करके।
ताकि आप थियरी समझ सकें और उसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस चालू हो सकें। मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में ना स्पिरिचुअलिटी के ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होने चाहिए जहाँ ढेर सारा रिसर्च होता हो, जैसे हम मेडिसिन में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं, फिजिक्स के लैब में करते हैं। वहाँ पर टीचर्स हों। ये ज़बरदस्ती वाला एक पेडेस्टियल के गुरु जी का ज़रूरत नहीं है। पता है, ये केवल सेलिब्रिटी स्टेटस बेचते हैं और ख़रीदते हैं लोग। आंखें खोल के सुनिए लोगों को, देखिए उनको ध्यान से, और जो चीज़ आपको सही नहीं लगती है उसको डिस्कार्ड करिए। इसलिए मैंने मीडियम चालू किया था कि डिसीजन मेकिंग को कैसे पैना करें, कैसे शार्प करें। और ये आपके ब्रेन की कैपेसिटी है कि आप पहचान सकते हैं, सोने को पीतल से अलग कर सकते हैं। ठीक है।